नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल वेल्थ क्रिएटर पे। तो दोस्तों आज हम एक और आईपीओ के साथ डिटेल डिस्कशन करेंगे और जाने आईपीओ बहुत जल्दी आपको आता हुआ दिखाई देगा, यानी कि अभी मंडे से ही आपको आता हुआ दिखाई देने वाला है। आईपीओ का नाम है दीपक बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग इंडिया लिमिटेड आईपीओ। जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है, दीपक बिल्डर जो है वो बेसिकली काम करता है, आप बोल सकते हैं रियल एस्टेट की एक कंपनी स्टेट में करती है ये कंपनी, और बेसिकली बिल्डिंग्स बनाती है, बाकी और भी सारी चीज़ें बनाती है। तो जानेंगे इसके फाइनेंशियल फंडामेंटल कैसे हैं, कैसे कंपनी के फाइनेंशियल इस बार बता रहे हैं, और ईएमपी मार्केट में क्या डिमांड बनी हुई है अभी तक, और इस आईपीओ में क्या हम डिसीजन लें, अपना आईपीओ में अप्लाई करें या अवॉइड करें। पर उससे पहले वीडियो को देख के पूरा लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए दोस्तों। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं इस कंपनी के बारे में, जिसका नाम है दीपक बिल्डिंग्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड की। एक्चुअल में देखा जाए दोस्तों तो कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 2017 में, यानी कि सितंबर 2017 में बनी थी कंपनी। तो तकरीबन 5 से 6 साल कंपनी को हो चुके हैं अभी तक। अगर देखा जाए तो ये कंपनी काम करती है कंस्ट्रक्शन की एक कंपनी है। और अगर इसके बात करा जाए तो ये क्या किस चीज़ में काम करती है, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग में काम करती है, जैसे हॉस्पिटल्स हो गए, स्टेडियम्स बनाना हो गए, रेजिडेंशियल फ्लैट्स बनाना हो गया, कमर्शियल फ्लैट्स बनाना हो गया, कॉम्प्लेक्स बनाना हो गए, और अदर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी पे भी ये काम करती है। अगर हम देखा जाए तो कंपनी का जो देखेंगे प्रोजेक्ट वो हैं, वो टोटली प्रोजेक्ट जो है वो स्ट्रक्चर सिविल प्रोजेक्ट हो गए, एमईपी करके हो गया प्रोजेक्ट, या सिस्टम करके पब्लिक हेल्थ सर्विस में जो प्रोजेक्ट होते हैं वो इसे मिलते हैं, आईटी सिस्टम से रिलेटेड प्रोजेक्ट इसे मिलते हैं, ऑपरेशन थिएटर हो गया जैसे हॉस्पिटल्स में, या फिर हॉस्पिटल्स बनाना, मेडिकल हो गया है, गैस पाइपलाइन बनाना है। तो इस टाइप से इसका जो है काम है। तो काफ़ी अलग अलग डिफरेंट उसमें भी काम करती है। वहीं अगर हम देखा जाए कंपनी का, तो कंप्लीट अगर आप देखोगे कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनाती है, और बेसिकली इंडिया में इसका 4 स्टेट में आपको देखने को मिलेगा, जिसमें एक पंजाब है, दूसरा हरियाणा, तीसरा राजस्थान और चौथा उत्तर प्रदेश है। उसके अलावा 2 यूनियन टेरिटरी है जहां इसका आपको काम देखने को मिलेगा, एक चंडीगढ़ है और दूसरा नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, यानी कि दिल्ली एनसीआर है। तो इस टाइप से ये आपको काम करती हुई नजर आएगी। तो कुल मिला के कह सकते हैं आपकी 5 से 6 स्टेट में इसका आपको विजुअल दिखाई देगा। अगर कंपनी की स्ट्रेंथ की बात करें तो उसका काम है दोस्तों हाई क्वालिटी कंस्ट्रक्शन जो है प्रोजेक्ट करती है, और अचीव करती है यूज फॉर टेक्नोलॉजी इफिशिएंसी प्रोसेस एंड डेडिकेटेड वर्कफोर्स। तो डेडिकेटेड वर्कफोर्स के साथ प्रोसेस करती है, और टेक्नोलॉजी ड्रिवन कंपनी है, मतलब टेक्नोलॉजी भी इन्वॉल्व करती है। इन्वेस्टिंग इन मॉडर्न कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग उसके अलावा करती है, आप देखेंगे तो टाइमली डिलीवर करती है और हाई क्वालिटी प्रोडक्ट डिलीवर करती है इंफ्रास्ट्रक्चर डिलीवरी और कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट को लेके। उसके अलावा जो है इनके पास एक्सपीरियंस मैनेजमेंट टीम इनके पास अवेलेबल है। 30 जून 2024 तक की अगर बात करें तो कंपनी के पास 632 परमानेंट एम्प्लॉई है, और 2129 कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जो लेबर्स होती है वो इनके साथ इंक्लूड है। तो काफ़ी बड़ा स्टाफ देख सकते हैं आप। अब दोस्तों बात कर लेते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, यानी कि इस कंपनी के फाइनेंशियल और फंडामेंटल कैसे हैं, क्योंकि किसी कंपनी का सबसे वीक पॉइंट है, सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट यहीं से पता लगता है, और कंपनी इन फ्यूचर में कैसा परफॉर्म करेगी ये भी फाइनेंशियली डिसाइड करते हैं। तो लास्ट 3 ईयर्स के फाइनेंशियल हैं, और एक क्वार्टर का यानी 30 जून 2024 तक का जो है फाइनेंशियल कंपनी ने डिस्क्लोज किया है यहाँ। तो अगर बात करें 30 जून 2024 तक की, तो कंपनी के पास एसेट जो है 641 करोड़ के हैं, रेवेन्यू कंपनी के पास 106 करोड़ का है, 14 करोड़ का प्रॉफिट दिखा रही है, नेटवर्थ कंपनी की 155 करोड़ है, रिजर्व सरप्लस कंपनी में 138 करोड़, और टोटल कर्जा जो है 153 करोड़ के लगभग का है। लास्ट 3 सालों में देखें 2022 में 322 करोड़ का एसेट था, जो कि बढ़ के 558 करोड़ रुपए 24 तक हो गया। रेवेन्यू की बात भी करेंगे तो 364 करोड़ था 22 में, 23 में 435 करोड़ हुआ, और 24 में 516 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने बनाया। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 17 करोड़ का था, फिर 21 करोड़ का हुआ 23 में, और 60 करोड़ का हो गया 24 में। यानी एक ही साल में 21 करोड़ से 60 करोड़ की जर्नी कंपनी ने 3 गुना प्रॉफिट करा, यानी कि 300 टाइम कंपनी ने डिलीवर किया है, एक्सलेंट परफॉर्मेंस दिया है। वहीं अगर आप बात करें नेटवर्थ की, तो 70 करोड़ का था 22 में, 23 में बढ़ के 89 करोड़, और 141 करोड़ हो गया 24 में बढ़ के। रिजर्व सरप्लस को देखें तो 48 करोड़ का था 22 में, 23 में बढ़ के हो गया 64 करोड़, और 124 करोड़ हो गया 24 में। अच्छा रिजर्व कंपनी ने एक्युमुलेट किया। उसके बाद बोरिंग्स की बात करें उधारी की, तो 79 करोड़ था 22 में, 23 में बढ़ के हो गया 96, और 24 में बढ़ के हो गया 153। यानी कि कर्जे में कंपनी जो है इंक्रीज ट्रेंड में है। तो यहाँ थोड़ा सा कंपनी को कंट्रोल करना है, ये छोटा सा कंसर्न बनता है। बहुत बड़ा कंसर्न तो नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ा डेप्थ नहीं है, पर फिर भी कंपनी की नेटवर्थ के अकॉर्डिंग देखें तो काफ़ी बड़ा डेप्थ देखने को मिलता है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो बाकी सारे पैरामीटर अच्छे हैं। फाइनेंशियली कंपनी को हम स्ट्रांग बोल सकते हैं, क्योंकि सारे फाइनेंशियल पैरामीटर में कंपनी ने ग्रोथ दिखाई है ईयर ऑन ईयर। अगर आप देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ के ट्रेंड में जा रही है कंपनी, चाहे वो एसेट में हो, रेवेन्यू में हो, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में तो काफी अच्छा ग्रोथ दिया है, 300% के लगभग एक ही साल में दे दिया। नेटवर्थ की बात करें या रिजर्व की बात करें, सारे पैरामीटर अप ट्रेंड में बता रहे हैं। सिर्फ एक बोरिंग को या कि कर्जे को बात करें तो वो थोड़ा सा नेगेटिव बन रहा है। वहीं बात कर लें की परफॉर्मेंस इंडिकेटर की, तो कंपनी का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 945 करोड़ के लगभग का दिखाई दे रहा है। आरओसी काफी कम है, यानी 8.48 है, जबकि मैक्सिमम 13 से ऊपर होनी चाहिए, 13 से ऊपर तो थोड़ा अच्छा माना जाता है, पर एवरेज आप
कह सकते हैं। आरओसी की बात करें ये भी एवरेज है 8.97 यानी कि 9% के लगभग है। रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, डेब्ट टू इक्विटी देखेंगे 0.91 है, थोड़ा सा कंसर्न है। और RONW रिटर्न ऑफ नेटवर्थ की बात करें तो 9.57 है, ये भी 15 से नीचे है। तो देखेंगे तो यहाँ थोड़ा सा कंपनी जो है गुड दिखाई देगी, हम पुअर तो नहीं कह सकते पर गुड है अगर हम बात करें ROE ROC की या फिर डेब्ट टू इक्विटी की, पर यहाँ थोड़ा सा कंपनी को और काम करना है। ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करें तो कंपनी काफ़ी अच्छी है। EPS की बात करें तो 16 था, उसके बाद 12.2 हो जाएगा पोस्ट IPO। वहीं PE की बात करें तो 12 का PE है और आने के बाद जो है 16 का PE हो जाएगा, तो PE थोड़ा सा महंगा दिख रहा है। ऑब्जेक्टिव और इशू की अगर हम बात करें तो रीपेमेंट और प्रीपेमेंट कंपनी को करना है, अपना जो भी बोरिंग्स है कंपनी के ऊपर, उधारी जो देनदारी है उसको चुकाने के लिए कंपनी को ये IPO लाई है। उसके अलावा फंडिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है कंपनी को, यानी कि कंपनी की ग्रोथ के लिए जो चाहिए उसके लिए मशीनरी टूल्स बाकी सब चीज़ों के लिए चाहिए। और तीसरा है जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। तो इन तीनों के लिए यानी तीनों पैरामीटर काफ़ी अच्छे हैं, गुड इंडिकेशन दिखा रहे हैं कि कंपनी को अपनी ग्रोथ के पर्पस से ये पैसा इन्वेस्ट कर रही है। अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की, वो क्या होने वाली है दोस्तों। तो दोस्तों इस IPO की जो इंपॉर्टेंट डेट्स है, दीपक बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग IPO की 21 अक्टूबर से लेकर 23 अक्टूबर तक, यानी कि सोमवार से लेकर और बुधवार तक आपको ये IPO आएगा, दिखाई देगा। वहीं फेस वैल्यू की बात करें तो 10 रुपये पर शेयर है, यानी कि इन फ्यूचर कभी भी 10 शेयर्स में डिवाइड हो सकता है। प्राइस बैंड की बात करें तो 192 रुपये से 203 रुपये पर शेयर है। हमें कट ऑफ प्राइस रिटेल कैटेगरी में 203 रुपये सेलेक्ट करना है। लॉट साइज की बात करें तो एक लॉट में आपको 73 शेयर मिलेंगे, यानी 73 शेयर देखने को मिलेंगे। टोटल इशू साइज की अगर हम बात करते हैं तो काफ़ी छोटा इशू साइज है, 260 करोड़ का है। पर अच्छी बात इसमें देखा जाए तो 260 करोड़ में अगर आप देखेंगे तो फ्रेश इशू का पोर्शन 217 करोड़ है, यानी कि करीबन 80% से ऊपर फ्रेश इशू ही है। ऑफर फॉर सेल्स की अगर बात करें तो सिर्फ 42 करोड़ का ऑफर फॉर सेल्स है, यानी कि जहां प्रमोटर अपनी हिस्सेदारी को निकाल रहे हैं। फ्रेश इशू जो कि पैसा कंपनी की ग्रोथ में काम आने वाला है आगे चल के, तो काफ़ी बड़ा पोर्शन है। तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनता है इन्वेस्टर के लिए। रिटेल कैटेगरी में एक लॉट आपको 73 शेयर मिलेंगे, 14,819 देना है। मैक्सिमम 13 लॉट तक अप्लाई करेंगे, 1,92,000 पे करने हैं। स्मॉल HNI में 14 लॉट अप्लाई करेंगे, 1,022 शेयर मिलेंगे, 2,07,000 देने हैं। स्मॉल HNI मैक्सिमम में 67 लॉट तक अप्लाई करेंगे, 9,92,000 रुपये आपको पे करने होते हैं मैक्सिमम। वहीं अगर आप बात करें बिग HNI की, तो बिग HNI कैटेगरी में भी आप देखेंगे तो तकरीबन 68 लॉट आपको अप्लाई करने हैं, 4,964 शेयर मिलेंगे और 10,07,692 रुपये पे करने हैं। वहीं बात कर लेते हैं प्रमोटर होल्डिंग। वहीं प्रमोटर कौन कौन है, तो इसमें प्रमोटर जो है वो दीपक कुमार सिंघल जी एंड सुनीता सिंघल जी आपको देखने को मिलेंगी। 100% इनके पास जो है शेयर होल्डिंग पूरा का पूरा इनके पास ही है। और अगर हम बात करेंगे तो इस IPO में जो है 72% रह जाएगा, यानी इस IPO आने के बाद जो प्रमोटर के पास होल्डिंग है 72.50% के लगभग रह जाएगी। तो यानी कि पूरी फैमिली एक ही फैमिली के पास है और कोई इनका आपको दिख नहीं रहा है। तो टोटल होल्डिंग इनके पास है, यानी कुल मिला के आप बोल सकते हैं कि 27 से 27.5% के लगभग जो है इक्विटी डाइल्यूट कर रहे हैं इस IPO के थ्रू। और अगर हम एक बात और करें तो ये जो IPO आपको दिखाई दे रहा है ये बूट स्टेप कंपनी है, क्योंकि कहीं भी ऐसा कोई लोन या फिर कोई भी ऐसा इक्विटी डाइल्यूट नहीं की गई है इससे पहले, कोई दिखाई नहीं दे रही है कि कहीं भी इक्विटी डाइल्यूट की गई है उससे पहले। तो काफ़ी अच्छा है और पूरा का पूरा जो इनका है एक ही फैमिली के पास है, तो पूरा 100% शेयर होल्डिंग भी इन्हीं के पास थी। तो अब जाके ये फर्स्ट टाइम IPO को लेकर आ रहे हैं जिसके थ्रू ये इक्विटी डाइल्यूट करेंगे, तकरीबन 27% का इक्विटी डाइल्यूट करेंगे और बाकी का प्रमोटर के पास ही रह जाएगा। वहीं बात कर लेते हैं रिजर्वेशन चार्ट की, तो QIB के लिए 50% का पोर्शन रखा गया है रिजर्व कोटे में। वहीं रिटेल कैटेगरी के लिए 35% का है एज यूजुअल, और HNI के लिए 15% का रिजर्व कोटा रखा गया है। तो एज यूजुअल काफ़ी ठीक है, मतलब 35% ही मोस्टली रिटेलर्स के पास आता है, तो ठीक ठाक है। ग्रे मार्केट की बात करें तो ग्रे मार्केट में खासा डिमांड बन रही, जब तक हमने वीडियो शूट किया था तब तक काफ़ी अच्छी 21-22% की थी, मे बी अभी और इंक्रीज हो गई होगी। तो दीपक बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग IPO की बात करें तो 203 रुपये प्राइस बैंड है, 43 रुपये पे GMP ट्रेड कर रहा है, तकरीबन 21 से 22% के लगभग GMP दिखा रहा है। मुझे लगता है अभी GMP और अभी आगे जाएगा। फिलहाल तो GMP हमारे क्राइटेरिया को मैट कर रहा है, जहां हम 20 से 30% के बीच में मानते हैं कि अगर इस बीच में IPO आ रहा होता है या लिस्टिंग गेन आ रहा होता है तो ठीक ठाक है, मतलब फिर वहां थोड़ा सा रिस्क थोड़ा कम होता है, पर मार्केट में कोई भी रिस्क कम नहीं कह सकते आप। फायर रेटिंग 4 की बनी हुई है, 260 करोड़ का टोटल इशू साइज है, 73 शेयर एक लॉट में मिलेंगे। 21 अक्टूबर को ओपन होगा, 23 को क्लोज होगा, 24 अक्टूबर को अलॉटमेंट पता लगेगा और 28 अक्टूबर को लिस्ट आउट होता हुआ दिखाई देगा NSE और BSE दोनों पर। टोटल लिस्टिंग गेन की बात करने पर लॉट पे कितना बन रहा है, तो आपने अभी देखा 14-14.5 रुपये के लगभग एक लॉट पे आपको लगाने पड़ रहे हैं, यानी राउंड फिगर लेने तो 15,000 रुपये के लगभग लगाने पड़ रहे हैं। लिस्टिंग गेन की बात करें तो आज की डेट में 20 से 25% के लगभग दिखा रहा है, मे बी अभी और इंक्रीज कर जाए, पर जिस तरह से IPO की अभी तक चल रहा था, ग्रे मार्केट में डिमांड घट रही थी, उसके हिसाब से तो काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। पर लॉट पर अगर प्रॉफिट की आज की डेट में बात करें तो 3,139-40 रुपये लगभग बन रहे हैं, यानी 31-32 रुपये आपको एक लॉट पे बनते हुए दिख रहे हैं एक्स्ट्रा, यानी कि 15,000 रुपये राउंड फिगर में लगाएं और 3,000 रुपये लगाएं तो तकरीबन आपको जो है 18,000 रुपये के लगभग आपकी इन्वेस्टमेंट पे आपको बनते हुए दिख रहे हैं। तो काफ़ी
तो आईपीओ भी ठीक ठाक लग रहा है, देखते हैं आगे कैसा रहता है और डिमांड घटेगी या बढ़ेगी, क्योंकि इसके साथ साथ एक और आईपीओ भी लॉन्च हो रहा है जो तकरीबन 4,000 करोड़ का है, तो दोनों एक साथ ही आ रहे हैं। तो अभी देखते हैं। तो मुझे लगता है कि अभी हमें, अगर हम लॉन्ग टर्म के पर्पज से कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं फाइनेंशियल और फंडामेंटल को, पर अगर आप शॉर्ट टर्म के पर्पज से कर रहे हैं, लिस्टिंग गेन पर्पज से, तो हम डे 1 के सब्सक्रिप्शन स्टेटस के बाद ही डिसाइड करेंगे कि हमें इसमें अप्लाई करना है या अवॉइड करना है। क्योंकि अगर इसका जो है ग्रे मार्केट में डिमांड घट गई तो फिर हम थोड़ा सा होल्ड करके चलेंगे, अगर बढ़ती है तो डेफिनेटली हम देखेंगे लिस्टिंग गेन क्राइटेरिया हमारा मैट कर रहा है नहीं कर रहा। तो दोस्तों यहाँ भी कोई भी आईपीओ में आपको अप्लाई करने के लिए सजेशन नहीं दिया जाता है। यहाँ सारे वीडियो आपके नॉलेज पर्पज से बनाए जाते हैं, सो दैट कि आपकी नॉलेज इंप्रूव है। कंपनी के फैक्ट और फिगर पे हम बात करते हैं, कंपनी के फाइनेंशियल फंडामेंटल की हम बात करते हैं, और जीएमपी मार्केट की डिमांड क्या चल रही है उस सब के बारे में आपको बताते हैं, नॉलेज अपडेट करते हैं, सो दैट कि आपको डिसीजन लेने में ईजिली हो पाए और अपना डिसीजन आप बना पाएं ईजिली। पर यहाँ कोई भी रिकमेंडेशन आपको नहीं दिया जाता है। तो दोस्तों यही एक वीडियो था। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मिलते हैं अपने ऐसे ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।